दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है शैतान। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स कुछ वश से अलग है। यहाँ आपको बता दें कि कबीर यानी कि अजय देवगन की बेटी का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है वश फिल्म में भी उसी ने ये रोल किया है और इस एक्ट्रेस का नाम है जानकी वाडवाला। तो आइए शुरू करते हैं आज की फिल्म। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है जिसे एक अनजान आदमी पॉलिथीन बैग में भर कर ले जाता है। फिर फिल्म का इंट्रो आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली है जिसके 4 मेंबर हैं। पिता कबीर यानी कि अजय देवगन है, माँ का नाम ज्योति, बेटी का नाम जानवी है और बेटे का नाम ध्रुव। ये काफी हंसमुख और मिलनसार फैमिली दिखाई गई है। जानवी अपने पिता को बताती है कि उसे लद्दाख ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, जिसके लिए कबीर उसे मना करता है, लेकिन जानवी के जिद करने पर फाइनली वो मान जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि जानवी को अपने जो ट्रिप पर जाने वाले फ्रेंड्स हैं उनके फोन नंबर और नाम देने होंगे और जानवी को हमेशा अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। जानवी जिसके लिए मान जाती है, लेकिन ट्रिप पर जाने से पहले ये फैमिली एक छोटी सी आउटिंग के लिए निकलती है। ये लोग अपने फार्म हाउस पर छुट्टी बिताने के लिए जा रहे थे और रास्ते में ये फैमिली एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकती है। यहाँ खाने में वो लोग पराठा मंगवाते हैं। जानवी पराठा खाने से मना कर देती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बटर लगा था। कबीर यहाँ 2 चाय ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। ऐसे में वहाँ पर खड़ा एक नौजवान आदमी अपने लिए एक चाय लेता है और 2 चाय कबीर की फैमिली के लिए भी ले लेता है। कबीर उसे अपनी फैमिली टेबल पर इनवाइट करता है। वो आदमी जो अपना नाम वनराज कश्यप बताता है, वो कबीर की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगता है। वनराज बड़ी चालाकी से कहता है कि मैं जानवी का पराठा खा लेता हूँ और तू मेरा लड्डू खा लो। जानवी फौरन वनराज का दिया हुआ लड्डू खा लेती है। जानवी को लड्डू थोड़ा अजीब फील होता है। लड्डू खाने के बाद वनराज जानवी को बटर वाला पराठा खाने को कहता है। सरप्राइजिंगली जानवी बिना सवाल किए वो पराठा खा लेती है, विच वॉज वेरी वियर्ड। इसके बाद वो लोग खा पी कर रेस्टोरेंट से निकलते हैं और जाने से पहले वनराज जानवी को एक बिस्कुट का पैकेट देता है। कहता है कि उसे फार्म हाउस पर पहुंचते ही खा लेना। जानवी उसकी ये बात भी मान लेती है, जो कि काफी अनयूजुअल सा था, क्योंकि जानवी एक ऐसी लड़की थी जो किसी की भी नहीं सुनती थी, लेकिन वो वनराज की हर बात सुन रही थी। इनफैक्ट फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले वो बिस्कुट का पैकेट निकाल कर खाती है। फार्म हाउस में पूरा परिवार खूब इंजॉय करने लगता है और ज्योति नोटिस करती है कि वनराज उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। वो ये बात कबीर को बताती है। जब कबीर पुल से निकलकर वनराज से मिलने जाता है, जानवी उसे ऑलरेडी घर के अंदर ला चुकी थी। वनराज कहता है कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई है और वो अपनी बेटी को बस एक फोन करना चाहता है। कबीर को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। ज्योति वनराज के घर आने पर खुश नहीं थी, लेकिन कबीर कहता है कि हम बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, इसके बाद वो चला जाएगा। नीचे हॉल में बैठा वनराज जानवी से बातें करता है और उससे उसके बारे में हर बात पूछता है। जानवी उसे अपने बॉयफ्रेंड और अपने ट्रिप के बारे में बताती है। वनराज कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है, और जानवी उसके इस प्रस्ताव पर ओके बोलती है। न जाने क्यों जानवी उसकी हर बात को मानने के लिए कंपेल हो रही थी। तभी ध्रुव जानवी को बॉल फेंक कर मारता है, जिससे कि वनराज की ऑकवर्ड सिचुएशन भंग हो जाती है। ध्रुव बार बार जानवी को खेलने के लिए कह रहा था। ऐसे में वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे से उसका खेलने का कभी मन ना करे। फिर जानवी ध्रुव को झूले पर बिठाकर जोर जोर से झूलने लगती है, जिससे ध्रुव डर जाता है और चीखने लगता है। ये बात ज्योति नोटिस करती है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को रोकते हैं। ध्रुव को भी काफी चक्कर आ रहे थे। कबीर जानवी को थोड़ा गुस्सा करता है तो वहाँ बैठा वनराज कहता है, जानवी पापा से सॉरी बोलो। जानवी तुरंत सॉरी बोलती है। अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से उनकी फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी करने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है। वो जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड विवान को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली जानवी एग्जैक्ट ऐसा ही करती है। ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। कबीर फौरन वनराज को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वनराज जाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कबीर वनराज को पकड़कर घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जानवी एकदम से अपने पिता से ही लड़ने लगती है। वो कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। वो अपने पिता को धक्का देने लगती है। जानवी का बर्ताव एकदम पागलों जैसा था। जानवी कहती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना होगा। यहाँ वनराज बताता है कि उसने जानवी पर वशीकरण किया है, यानी कि काला जादू। अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा, क्योंकि जानवी अब वनराज के वश में थी। जानवी के पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं थे, तो वनराज उन्हें डेमो देता है। वो जानवी को खड़ा होने के लिए बोलता है और बैठने के लिए कहता है। जानवी वही कर रही थी जो वो कह रहा था। वो बार बार जानवी को खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए बोलता है और जानवी कर रही थी। फिर वो जानवी को रोने के लिए, हंसने के लिए कहता है, तो जानवी वैसा ही करती है। ये देखकर ज्योति रोने लगती है और वनराज से पूछती है कि आपको हमसे क्या चाहिए। वनराज कहता है कि
सबसे पहले तो अपने सारे फोन लाकर तोड़ दो और वाईफाई नेटवर्क की तार काट दो। यहाँ वनराज जानवी को चाय पत्ती तक खिलाता है। वो जानवी से कहता है कि अपने पिता यानी कि कबीर को थप्पड़ मारो, तो जानवी कबीर को थप्पड़ मारती है। वो जानवी से अपने पैर दबवाता है। वो कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बेसिकली वनराज चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स उसका कन्यादान कर दें, यानी कि खुद से कह दे कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिली तो जानवी का वशीकरण टूट सकता था। इसलिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी थी। लेकिन कबीर और ज्योति इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वनराज कहता है कि जब कोई मेरे सामने तड़पता है, गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहकर वनराज जानवी को लात मारता है और उसके रिएक्शन में कबीर वनराज को पीटने लगता है। वनराज गुस्से से जानवी को ध्रुव का सिर फोड़ने को कहता है। वनराज के कहने पर जानवी अपने ही भाई का सिर पकड़कर दीवार में दे मारती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आती है, क्योंकि ज्योति बार बार एक फोन से हेल्पलाइन पर मिस कॉल दे रही थी जो उसने रसोई में पहले से ही छिपा रखा था। पुलिस के सामने कबीर और ज्योति ऐसे बिहेव करते हैं मानो कि फैमिली में कुछ गड़बड़ ही नहीं है और वनराज उनका फ्रेंड है, क्योंकि वनराज ने जानवी को गैस सिलेंडर के ऊपर बिठा रखा था। सिलेंडर का नोब ऑन था और जानवी के हाथ में माचिस थी। अगर कबीर या ज्योति मुंह खोलते तो जानवी माचिस जलाने में देर नहीं करती। जानवी तो मारी ही जाती और बाकी सब लोग भी मारे जाते। वो लोग किसी तरह से समझा बुझाकर पुलिस को वापस भेज देते हैं। फिर कबीर वनराज पर भड़कता है। कबीर वनराज को घर का सारा पैसा और जेवर भी ऑफर करता है, लेकिन वनराज कबीर के सामने ही पैसा जला देता है। यानी कि इट वाज क्लियर कि जानवी को ही वो लेकर जाना चाहता था। उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसा उसके लिए बेकार की चीजें थी। वो कहता है कि पैसा इंसान के लिए होता है और मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसानों से काफी आगे बढ़ चुका हूँ। ये उमरा की रात है। उमरा पर छाई का वो काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की किरण पहुँच नहीं पाती। इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ बोलता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वनराज खुद को भगवान बता रहा था और वो कहता है कि कुछ ही देर में वो सुप्रीम पावर हो जाएगा। वो खुद को अहम ब्रह्मास्मि भी कहता है। फिर वनराज जानवी से बहुत सी चीजें करवाता है। वो जानवी को खुद को थप्पड़ मारने को भी कहता है और जानवी बिना सोचे समझे खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। वो जानवी को बिना रुके डांस करने को कहता है। जानवी बिना रुके लगातार डांस करती रहती है। फिर वो जानवी को चाकू लाने को कहता है। वो जानवी को कहता है कि मुझे गार्ड करो, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास ना आने पाए, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। यहाँ वनराज आराम करने लगता है और जैसे ही अजय देवगन उसके पास आने की कोशिश करता है तो जानवी चाकू से उस पर वार कर देती है। वो अपने पिता को रोकने के लिए पैंट में सूसू तक कर देती है। फिर ज्योति उसका पैंट चेंज करवाती है। इसी बीच ज्योति मौका पाकर जानवी के हाथ से चाकू ले लेती है और वनराज पर हमला कर देती है। यहाँ काफी हाथापाई होती है। वनराज और जानवी एक तरफ थे और ज्योति और कबीर दूसरी तरफ थे। जानवी वनराज को बचाने के लिए अपने माता पिता से ही लड़ रही थी तो कबीर जानवी के हाथ बांध देता है। वनराज फौरन जानवी को जोर जोर से हंसने के लिए कहता है। जानवी हंसना शुरू कर देती है। जानवी की हालत खराब हो जाने के कारण मजबूरी से कबीर को वनराज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वनराज को वो मार देता तो जानवी कभी भी ठीक नहीं होती। वो सारी जिंदगी यूं ही हंसती रहती। वनराज बार बार कबीर और ज्योति से कहता है कि जानवी का कन्यादान कर दो, लेकिन वो नहीं मानते तो वनराज को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जानवी को कहता है कि अपने छोटे भाई ध्रुव को मार दो। वनराज के ऐसा कहते ही जानवी ध्रुव को मारने चल देती है। उसके पेरेंट्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी उन्हें इमोशनली बेवकूफ बनाती है और ऊपर जाकर ध्रुव को खोजने लगती है, लेकिन ध्रुव कहीं छुप गया था। आखिर में वो जानवी को छत पर मिला। थोड़ी हाथापाई के बाद वो ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। पेरेंट्स फौरन ध्रुव के लिए नीचे जाते हैं। ध्रुव की हालत बहुत ही गंभीर थी, इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी को अर्पण कर देते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी के साथ यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी ज्योति से ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और वो खुद जानवी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए वनराज का पीछा करने लगता है, क्योंकि जब ज्योति और वनराज की हाथापाई हो रही थी तब कबीर ने वनराज के फोन से अपने नौकर को लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी। फिर वो अपने नौकर के पास फोन लेने जाता है जो कि शराब के नशे में पड़ा था, लेकिन कबीर को वनराज की लाइव लोकेशन उसके फोन में मिल गई। वो उस लोकेशन को ट्रैक करता हुआ वनराज के अड्डे तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वनराज जब जानवी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सी लड़कियां हैं जिसे वनराज ने वशीकरण करके शिकार बना रखा था और आज रात को वो जानवी के साथ सभी लड़कियों की बलि देने वाला था, क्योंकि वनराज खुद को किसी तरह की रिचुअल के लिए तैयार कर रहा था। उन सभी लड़कियों की हालत जानवी जैसी थी। जो वनराज बोलता था वो बस वही करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वनराज ने कुछ यज्ञ जैसा प्रोग्राम किया हुआ है। वनराज उन सभी लड़कियों को अग्नि कुंड में कूदने के लिए कहता है, यानी कि वो चाहता था कि सब लड़कियां इस अग्नि कुंड में कूद कर बलिदान दे
दे। जब कबीर उसके अड्डे तक पहुंचता है तो वनराज के कुछ ट्रांसजेंडर उस पर हमला करते हैं। कबीर उन सब से लड़ते हुए फाइनली उस आग के पास पहुंच जाता है। वनराज उन लड़कियों से कहता है कि जब एक एक गुड़िया उठाकर वो आग में डालेगा तो सब लड़कियों को आगे बढ़ना है, और फाइनली जब वो लास्ट वाली गुड़िया आग में डालेगा तो सभी लड़कियों को आग में कूदना है। लेकिन जब वनराज की नजर कबीर पर पड़ती है तो अपने इस रिचुअल को वो कुछ देर के लिए रोक देता है। वनराज के ट्रांसजेंडर उसे खींचकर वनराज के सामने फेंक देते हैं। वनराज यहाँ पर कबीर को अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि सभी लड़कियां जब अपनी बलि दे देंगी तो वनराज और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अभी तो उसे किसी को वश में करने के लिए लड्डू या कुछ खिलाना पड़ता है, लेकिन फिर वनराज जिसकी तरफ देख लेगा वो उसके वश में आ जाएगा। यहाँ वो कहता है कि वो भगवान बनना चाहता है। इसके बाद फिर से वनराज अपना रिचुअल शुरू करता है। वो एक एक कठपुतली को उठाता है और आग में धीरे धीरे फेंकना शुरू कर देता है। लड़कियां भी धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वनराज अपनी आखिरी गुड़िया उठाकर आग में फेंकता और उसके फेंकते ही सारी लड़कियां आग में कूद जाती, कबीर उस पर एक आग की लकड़ी से हमला कर देता है। इससे पहले कि वनराज कुछ बोलता कबीर उसकी जीभ काट देता है और वनराज की जीभ को कबीर आग में ही फेंक देता है। यह देखकर सारी लड़कियां कबीर पर हमला बोल देती हैं, क्योंकि वनराज ने सभी लड़कियों को पहले ही कमांड दे रखा था कि अगर कोई मुझे ये यज्ञ करने से रोके तो तुम सब उस पर हमला बोल देना। इसलिए सारी लड़कियां कबीर पर हमला बोलती हैं। तभी एकदम से वनराज की आवाज आती है कि तुम सब लोग पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। ये सुनते ही लड़कियां रुक जाती हैं। सभी लड़कियों का वशीकरण उतरने लगता है और वो पहले जैसी नॉर्मल होने लगती हैं। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब वनराज जानवी को तंग कर रहा था, उसे अजीब अजीब हरकतें करवा रहा था, तब कबीर ने अपनी पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था। उस समय फार्म हाउस में एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ वनराज ने ये सारी लाइनें बोली थी। उसने कहा था कि जानवी तुम्हारे पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं और तुम पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ। कबीर ने उसी ऑडियो की एडिटिंग की और यही 2 लाइनें रिकॉर्ड कर ली, जिसमें वनराज कह रहा था कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं और तुम पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ। यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ जानवी भी नॉर्मल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आई है, जिससे हम जान पाते हैं कि उस जगह पे 108 लड़कियां थी और कबीर 108 लड़कियों की बलि देना चाहता था। पुलिस उन सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचाती है। फिर हम देखते हैं कि ज्योति और ध्रुव भी ठीक हालत में हैं। अब यहाँ से कहानी 1 साल बाद पहुंच जाती है, जहाँ मूवी का स्टार्ट वाला सीन हम देखते हैं। ये वही चूहा पकड़ने वाला सीन था और चूहा पकड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर ही था, जो कि एक जंगल में एक बेसमेंट के अंदर कहीं जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कबीर ने वनराज को एक जगह पर कैद करके रखा हुआ है। जैसे वनराज ने जानवी को तंग किया था, बिल्कुल वैसे ही अब कबीर उसे चूहा खाने को कहता है और चाय पत्ती खाने को देता है। यहाँ वनराज उसे खुद को शैतान बताता है। वो बताता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भगवान नहीं शैतान भी बन सकते हैं। वो कहता है कि अब यही बंकर वनराज का नर्क है और कबीर उसका भगवान है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शैतान फिल्म वश फिल्म की रीमेक है, लेकिन वश फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा अलग है। वश फिल्म की एंडिंग में कोई पुलिस नहीं आती है और इसका क्लाइमेक्स थोड़ा डार्क है, यानी कि काफी दुखद है। इस फिल्म में पिता अपनी बेटी के कान में कैंची घुसा देता है ताकि वो विलन की आवाज ना सुन सके और उसकी बेटी का वशीकरण खत्म हो जाए। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि उसकी बेटी मेंटल हॉस्पिटल में है, जो कि पागल हो चुकी है, और जो फिल्म का हीरो है उसकी बीवी और बेटे की भी मौत हो चुकी है। जब लास्ट में उसकी बीवी बेटे को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि वश फिल्म में जो फैमिली थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इसीलिए वो विलन को अपने साथ ले जाकर बंदी बना लेता है और उसे चूहे और चाय पत्ती खाने को देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि शैतान फिल्म की एंडिंग काफी हैप्पी थी। शैतान मूवी अपने बजट से बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर